भाषा शिक्षण विधि चित्र वर्णन, यानी चित्र वर्णन के माध्यम से हिंदी भाषा शिक्षण कैसे की जाती है। तो सबसे पहले चित्र वर्णन क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। इसकी मदद से कैसे हम भाषा शिक्षण यानी हिंदी भाषा शिक्षण का कार्य करते हैं, यह विधि है क्या और इसके उद्देश्य क्या है, इन्हीं बातों पर अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आए कि चित्र वर्णन होता क्या है, इसको हम परिभाषित करेंगे 3 तरीके से। तो आप ध्यान से सुनेंगे, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसका परिभाषा से चित्र वर्णन होता क्या आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो चित्र वर्णन का मैं परिभाषित करता हूँ। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उत्पन्न भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन का होता है। दूसरे शब्दों में, जो मैं दूसरी परिभाषा की बात कर रहा था, दूसरे शब्दों में चित्र वर्णन क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा। चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। अब संक्षेप में तीसरी परिभाषा की जो मैं बात करूं, संक्षेप में इसको कैसे परिभाषित करेंगे। दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। स्पष्ट हो गया चित्र वर्णन विधि होता क्या है। तो चित्र वर्णन विधि में छात्रों के सम्मुख चित्र प्रस्तुत कर हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाती है। यानी चित्र वर्णन में छात्रों के सम्मुख चित्र प्रस्तुत कर उसके आधार पर उन्हें भाषा की शिक्षा दी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक में पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए रंगीन चित्रों की सहायता ली जाती है, यानी रंगीन चित्रों के माध्यम से उनको भाषा की शिक्षा दी जाती है। प्रारंभिक अवस्था के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी भाषा शिक्षण का उनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कैसे हम लोग रंगीन चित्र की सहायता से शिक्षा देते हैं। तो कमल का चित्र बना रहता है, गाय का चित्र है, घोड़ा का चित्र, यानी उस शब्द के आधार पर चित्र बना रहता है। बोलते हैं क से कमल, बालक ध्यान से देखता है और क से कमल होगा, यानी क शब्द और अक्षर का स्पष्ट उनको ज्ञान होता है और उनके मनस पटल पर ही अंकित हो जाता है। ख से खरगोश, ग से गाय, यानी जैसे जैसे बताते हैं चित्र रहता है। घ से घड़ा, घ से घड़ी, यानी जो जो शब्दों को हम बताते हैं चित्र के साथ रंगीन चित्र रहता है, बालक में उससे रुचि उत्पन्न होती है। अब आते हैं माध्यमिक कक्षाओं। तो माध्यमिक कक्षाओं में चित्र वर्णन के द्वारा प्रकरण को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाया जाता है। जिन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव छात्रों को नहीं होता है, वे चित्रों की सहायता से पर्याप्त सीमा तक स्पष्ट एवं सार्थक हो जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, उदाहरण के द्वारा दीपावली पर उसको निबंध बताना है और चित्र के माध्यम से उसको हम कैसे वर्णन करेंगे, यानी चित्र वर्णन के माध्यम से उसको हम कैसे इस भाषा का ज्ञान देंगे, निबंध लिखने कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले दीपावली पर आ जाते हैं। एक दीपावली का मैं लेता हूँ उदाहरण के स्वरूप। दीपावली पर चित्र, दीपावली पर चित्र है गणेश लक्ष्मी का चित्र है, उसमें फुलझड़ी जलाते बालक हैं, नए नए वस्त्र पहने लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ये चित्र उसमें दिया हुआ है। उसके आधार पर कैसे वर्णन करते हैं, इसकी 2 तरीके होते हैं, दोनों विधियों में बना सकते हैं चित्र वर्णन में। पहला तो शिक्षक उस चित्र का वर्णन करते हैं, एक एक जो स्थितियां उसमें हैं, परिस्थितियां हैं जो उसमें दिख रहा है, उसके आधार पर अपना वर्णन कर देते हैं। दूसरा विधि भी इसमें होता है, प्रश्नोत्तर का भी सहारा लेते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम पूछते हैं चित्र दिखाकर कि यह इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, वो स्पष्ट कर देते हैं। उसके बाद बोलते हैं इस त्योहार का नाम क्या है, बताएगा दीपावली। फिर अगला प्रश्न करते हैं यह दीपावली कब मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न दीपावली क्यों मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है पर इस पर जो पौराणिक कथाएं हैं उस पर वर्णन करेंगे। इसके द्वारा क्या होगा, बालक ध्यान से सुनेंगे, बहुत रुचि लेते हैं चित्र देखकर, बालक ध्यान से सुनेंगे, आप जो पौराणिक कथा बताएंगे वो भी अपनी अभिव्यक्ति देंगे, अपना विचार प्रस्तुत करेंगे और इस आधार पर शिक्षा दी जाती है।
उसके बाद पूछते हैं कि दीपावली में पर्यावरण को क्यों नुकसान होने की संभावनाएं रहती है। अब उसमें हम बताएंगे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है और उस पर थोड़ा व्याख्यान देंगे, बालक उसको भी ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद बोलते हैं यह पर्व हमें क्या संदेश देता है, यानी इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम भाषा का ज्ञान दे रहे हैं, निबंध लिखना बता रहे हैं। अब बालक का अभिव्यक्ति की क्षमता को वृद्धि कर रहे हैं, उसको भाषा के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं, और बालक क्या होगा, रुचिपूर्ण भाषा शिक्षा का ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। अब आइए इस पर हम कुछ लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पर, आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि पूरी परिभाषा के साथ मैंने बताया है, आप स्पष्ट रूप से देखेंगे और समझ जाएंगे। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उत्पन्न भावों को अपनी कल्पना शक्ति से, कल्पना शक्ति के होगा, यहाँ क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर कल्पना शक्ति के माध्यम से, यहाँ हो जाएगा कल्पना शक्ति के, तो फिर से लिख दे रहा हूं, कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा में जो आपको बताया था, यहाँ लिखा गया मैंने, दूसरे शब्दों में चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वर्णन ही, भावों का, यहाँ पर भी का छुटा हुआ है, भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। संक्षेप में आते हैं, संक्षेप में जो मैंने तीसरा परिभाषा बताया था, दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। तीनों यहाँ पर आ गया परिभाषा जो मैंने आपसे अभी चर्चा किया था। अब आते हैं ये चित्र वर्णन विधि होता क्या है, जो मैंने आपको समझाया था। अब ये देखिए चित्र वर्णन लिखा है, इस विधि में यानी चित्र वर्णन विधि में छात्रों के सम्मुख चित्र प्रस्तुत कर उसके आधार पर भाषा की शिक्षा दी जाती है। मैंने लिखा भी है, प्रारंभिक अवस्था में बालक में पठन यानी वाचन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए रंगीन चित्रों को दिखाया जाता है और भाषा की शिक्षा दी जाती है। जैसे क से कमल, जो मैंने उदाहरण दिया था, ख से खरगोश, ने बहुत सारे उदाहरण आप देखते हैं जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, स्वभाव तो आपको ज्ञात है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ मुख्य उद्देश्य होता है अक्षरों व शब्दों का ज्ञान कराना। यहाँ प्रारंभिक अवस्था में क्या मुख्य उद्देश्य है, उसको अक्षरों का ज्ञान कराना, शब्दों का ज्ञान कराना और चित्र दिखाकर ये हम उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में चित्र वर्णन के द्वारा प्रकरण को अधिक स्पष्ट और रोचक बनाया जाता है। जिन बातों का प्रत्यक्ष अनुभव छात्रों को नहीं होता, वे चित्रों की सहायता से पर्याप्त सीमा तक स्पष्ट एवं सार्थक हो जाते हैं। जैसे दीपावली का चित्र मैंने जो उदाहरण में दिया था, उसमें गणेश लक्ष्मी का चित्र है, फुलझड़ी जलाते बालक है, मिठाई बांटते महिलाएं हैं, नए नए वस्त्र पहने आपस में एक दूसरे से लोग गले मिल रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, वो चित्र है। अब इसमें प्रश्न, या तो उसका वर्णन करेंगे या प्रश्न को जो मैं बता दूं, प्रश्न इस तरह से कर सकते हैं, सर्वप्रथम त्योहार का नाम पूछेंगे, बताएंगे। दूसरा आता है, दूसरा प्रश्न में प्रश्न भी कर सकते हैं, यह त्योहार या किस त्योहार का चित्र है, बताएंगे बालक। दूसरा प्रश्न, दीपावली कब और क्यों मनाया जाता है, एक में भी कर सकते हैं या प्रश्न को दो भाग में भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें हो जाएगा, दूसरा प्रश्न दीपावली कब मनाया जाता है, तीसरा हो जाएगा दीपावली क्यों मनाया जाता है। उसके बाद होता है, इससे वातावरण को क्यों नुकसान होने की संभावना रहती है। तो क्यों को मैंने जैसे बताया कि ध्वनि प्रदूषण हो सकती है, वायु प्रदूषण हो सकती है, इसका उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। यह पर्व हमें क्या संदेश देता है। उसके बाद भारतीय त्योहारों के नाम, अंत में हम कुछ भारतीय त्योहारों के नाम भी बालक से पूछ सकते हैं, ये ज्ञान देने के लिए। ये होता है चित्र वर्णन विधि होता है। अब हम आते हैं इसके मुख्य उद्देश्यों पर, अब हम चर्चा करेंगे चित्र वर्णन के मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य मैंने कहा, अब इसके मुख्य उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य मैंने इसके लगभग 10 मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा किया है।
अभी भी चर्चा करने जा रहा हूँ इसके मुख्य कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला यानी चित्र वर्णन विधि का मुख्य उद्देश्य, हिंदी भाषा शिक्षण की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला है प्रकरण को रुचिकर बनाना, यानी जिस प्रकरण का हम शिक्षण करने जा रहे हैं उसको रुचिकर बनाना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य चित्र को देखकर अपनी सूझ के आधार पर उसे सशक्त और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा हो गया। चौथा आते हैं भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। पांचवा इसका क्या है? चिंतन शक्ति का विकास करना। छठा में मैं आता हूं छात्रों के संकोच एवं झिझक को समाप्त करना। 6 हो गया। सातवां में आता हूं छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। 8वां में आते हैं छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, यानी मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। 8वां मैंने आया। 9 नंबर छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और 10वां में मैं आता हूं छात्रों के लेखन कौशल की क्षमता का विकास करना। अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूं, आप यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने जो बताया था प्रकरण को रुचिकर बनाना, यानी चित्र के माध्यम से क्या करते हैं? प्रकरण को रुचिकर बनाते हैं। छात्र उसमें रुचिपूर्ण सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसको अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। पहला है प्रकरण को रुचिकर बनाना। दूसरा उद्देश्य है शब्द भंडार में वृद्धि करना, यानी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। जितना शब्द भंडार है उसमें और अधिक जोड़ना, नए नए शब्दों से उसको परिचय करना। तीसरा होता है चित्र को देखकर अपनी सूझ के आधार पर उसे सशक्त और प्रभावशाली भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। अब आते हैं चौथा, भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, यानी हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। 5वां में आते हैं चिंतन शक्ति का विकास करना। बोलेंगे चिंतन शक्ति कैसे? चित्र देखेगा, उस पर सोचेगा। हम जो वर्णन करेंगे, जैसे मैंने दीपावली का दिया था उदाहरण, उसमें मैंने कहा था कि दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर वो चिंतन करेगा, विचार करेगा, यानी चिंतन शक्ति का विकास होगा। छठा में आता है संकोच झिझक को दूर करना। छात्रों के संकोच अथवा झिझक को दूर करना, यानी जब शिक्षक चित्र का वर्णन करेंगे या चित्रों के माध्यम से प्रश्न करेंगे तो बालक उसको व्यक्त करने का प्रयास करेगा, या उसका प्रश्न का उत्तर जब शिक्षक ही देंगे, फिर बालक को जब व्यक्त करना रहेगा तो उसके अंदर झिझक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएगा, उसके सामने तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे। और जब तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से अंदर जो संकोच है समाप्त हो जाएगा और अभिव्यक्ति में उसकी वृद्धि होगी। क्या है संकोच? 7वां में आते हैं मानसिक शक्ति का विकास करना। मानसिक शक्ति का भी विकास होता है, क्योंकि जब चित्र देखेगा तो सोचेगा और सोच समझ के उसको व्यक्त करने का प्रयास करेगा। यहाँ क्या है? मानसिक क्रिया भी उसकी होती है, देखते भी रहता है, सोचते भी रहता है, व्यक्त भी करेगा, शिक्षक के बातों को सुनेगा भी, उनके प्रश्न को उत्तर देने का भी प्रयास करेगा। तो मानसिक शक्ति का विकास होता है। 8वां में मतलब मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। जब वो व्यक्त करेगा तो निश्चित रूप से उसकी मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा। 9 में आते हैं बौद्धिक क्षमता का विकास करना। बौद्धिक क्षमता मतलब किसी भी चीज को देखकर अपने विवेक के, अपने सूझ के आधार पर उसको व्यक्त करने की क्षमता का विकास होगा, तो बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। और अंतिम में आता है लेखन कौशल की क्षमता का विकास करना। मैंने उदाहरण दिया था दीपावली पर, जब बालक किसी चित्र को देखेगा, उस पर लिखने का प्रयास करेगा, दीपावली पर निबंध लिखवा रहे प्रश्न के माध्यम से, यह पर्व क्यों, कब मनाया जाता है, इत्यादि को लिखेगा। इससे नुकसान क्या वातावरण का बात किया, उस पर भी लिखेगा वो, तो क्या होगा? लेखन कौशल की क्षमता का विकास होगा। तो यहाँ पर इसके 10 उद्देश्य हैं। मुख्यतः यहीं पर आज हमारा चित्र वर्णन विधि समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।